बीवी के कारनामे। किसी का मोहताज होना एक बहुत ही बड़ा दर्द है। उस पर मेरी पत्नी की हरकतें मुझे और भी शक में डाल रही थी। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी मुर्दा टांगों को देखा जो चलने फिरने के काबिल न थी। मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड से नीचे किया, फिर व्हील चेयर पर बैठ गया। यह सब करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं पूरी तरह से हाफ रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे में मेरी पत्नी के आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह रोज मुझे दावा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे उसकी अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी जिन्हें सुनकर मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वह दरवाज़ा सुबह ही खुलता था। जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आती तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता था। उसे गीले बाल में देखकर मेरी जान निकलने लगती थी। जब मैं पूछता, तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वह कोई जवाब न देती। बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरे बेजान पैरों पर नजर डालती, जैसे वह कह रही हो, तुम एक अपाहिज मर्द मुझे दे ही क्या सकते हो। वह मुझसे कुछ नहीं कहती थी, पर उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। पूरा दिन वह मेरा ख्याल रखती थी, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होती और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती। रात भर की तकलीफ मेरे लिए जानलेवा थी। औरत का सजना संवरना बेमाने नहीं होता। एक बार खाना खाते वक्त मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुस्कान, तुम रात को मेरे पास ही रहोगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। देखना, बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, चलने फिरने लगूंगा। मेरी आंखें बेबसी मारे गीली हो गई थी। यह मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। जो तकलीफ और दर्द मैं रातों को सह रहा था, वह अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी मर्द यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी सज धज कर दूसरे कमरे में चली जाए और उसे अकेला छोड़ दे। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना खाकर मेरे पास से चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल गया। वह किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे कि मैं चलने लगूंगा, मेरी टांगें फिर से ठीक हो जाएगी, फिर हम दोनों दोबारा अपनी जिंदगी। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से मुस्कान ने जमीन पर गिरा दिया था। वह गुस्से में मेरी व्हील चेयर पकड़ कर मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 8वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी डर महसूस हो रहा था। कहने लगी, तुम यूं ही मोहताज और अपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे। अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो बेबस और दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारो। वह बहुत बड़े गुस्से और कहर भरी नजरों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं सहम गया था। गैलरी की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी, वह मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान जाने किस जज्बे से लाल हो रही थी। वह गुस्से से लंबे लंबे सांस भर रही थी। फिर मेरी व्हील चेयर को पीछे कर दिया, मुझे कमरे में ले आई, मुझे बड़े बेड पर सहारा देकर लिटा दिया और दवा खिलाकर मेरे कमरे का दरवाजा पूरा खोलकर सामने वाले कमरे में चली गई। जोर से उस दरवाजे को बंद कर दिया। जिस कमरे में वह आजकल रहने लगी थी, उस कमरे का एक दरवाजा बाहर की तरफ भी खुलता था। जिस तरह की आवाजें उसके कमरे से आती थी, यह सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था। मुझे अपनी बेजान टांगों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैंने बेबसी में अपनी टांगों पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। अगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता उस आदमी को जिसके साथ मेरी पत्नी हंस हंस कर बातें कर रही थी। उस कमरे में और भी न जाने क्या क्या कर रहे थे। जब एक मर्द और औरत कमरे में तन्हा होते हैं तो इससे आगे का ख्याल सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी, लेकिन मैं मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया कि आज उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए बड़ी मुश्किल से मैं व्हील चेयर पर बैठा और साइड टेबल से पिस्टल निकाली।
फिर कमरे से बाहर निकल गया। सामने कमरे से अभी हंसने और बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कमरे की होल से झांक कर देखा। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसे मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने बड़े आदमी को देखकर मेरे हाथ में पकड़ी पिस्टल गिर चुकी थी, क्योंकि सामने तो मेरा ही वह अपने होश उड़ाने वाला हुस्न लिए मेरे सामने बैठी थी, मुझे उलझी हुई नज़र से देख रही थी। मैंने मुंह से सिगरेट का लंबा सा कस लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा, मिस मुस्कान, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप अपने फैसले पर आज़ाद हैं। एक तरफ 20 लाख का चेक था और दूसरी तरफ मैरिज पेपर। मैंने अपनी बड़ी सी चेयर पर टेक लगाते हुए उस हसीन लड़की के चेहरे की बेबसी को देखा और मन ही मन मुस्कुराया था। उसकी नज़रें कभी 20 लाख के चेक पर जाकर टिक जाती जिसकी उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कभी उन पेपर पर जिन पर साइन कर के वह मेरी पत्नी बन जाती। औरत अगर हसीन हो और ऊपर से बेबस और मजबूर हो तो उसकी बेबसी से खेलने में मुझे और भी मज़ा आता है। इसीलिए मैं जिस कदर मुस्कान की बेबसी से मज़ा उठा सकता था उठा रहा था। उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू मेरे अंदर अकड़ कर बैठी मेरी आन को बहुत सुकून पहुंचा रहे थे। उस लड़की के लिए शादी यह फैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने मुस्कान को दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसका बाप इस समय अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के जंग लड़ रहा था और अपने बाकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए वह मेरे सामने बेबस बैठी थी। उस वक्त उसकी गीली गुलाबी आंखें मेरा चैन चुरा रही थी। फिर उसने कांपते हाथों से पेपर पर साइन कर दिए। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कान छा गई थी। मैं समझा कि मैंने फिर एक नाजुक सी कली को खरीद लिया है। उसे भी 4 दिन अपने कमरे की शोभा बनाऊंगा और फिर किसी फालतू चीज की तरफ फेंक दूंगा। मुस्कान के साथ मेरी शादी पहली शादी थी। इससे पहले जितनी भी लड़कियों का मैंने इस्तेमाल किया था बिना शादी के ही उनके साथ रातें रंगीन करता था। जब मन भर जाता तो उन्हें छोड़ देता था, लेकिन मुस्कान से शादी मुस्कान की शर्त थी। जब उसने मेरी शर्त मानी तो मजबूरी में मैंने भी उसकी शर्त मान ली थी। मेरे लिए औरत शायद इतनी ही अहम थी कि जिसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने गुजार सकूं, मगर मैं नहीं जानता था कि मुस्कान किस आफत का नाम है। वह कोई आम लड़की न थी, बहुत बड़ी बला थी। हाँ, वह एक बला ही थी जो मुझे निगल गई। मैंने बड़ी खुशी से मुस्कान के साइन किए हुए शादी के पेपर्स उठाए और अपना भी साइन कर दिया। मेरे ऑफिस के कमरे में तीसरी कुर्सी पर वकील भी बैठा हुआ था। उन्होंने बाकी की कार्यवाही पूरी की थी। अब वह हसीन लड़की मुस्कान खत्री में मुस्कान डोगरा बन गई थी। विकास डोगरा की पत्नी बन चुकी थी, लेकिन बस कुछ ही महीनों के लिए। तब तक मेरा उससे दिल नहीं भर जाता। मैंने एक गिरी हुई सी नज़र मुस्कान पर डाली थी, वह सिर्फ दिल बहलाने के लिए थी। उसने जल्दी से वह 20 लाख का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी, लेकिन मेरी पुकार पर उसके कदम रुक गए थे। मैंने कहा, मुस्कान, यह चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा। तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलोगी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात होगी जो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे इतना सब्र नहीं था कि उसके इंतजार में अपना वक्त बर्बाद करता। उसने पलटकर मुझे तड़प कर देखा और कहने लगी, मेरा बाप जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है। मैं नहीं जानती वह जिंदा भी बचेगा कि नहीं, इसलिए भगवान के लिए एक रात मुझे मेरे बाप के पास गुजारने दो। मैं वादा करती हूँ खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसने हाथ जोड़ते हुए मुझसे विनती की थी, लेकिन मैं इतना रहमदिल नहीं था। अगर मैं रहमदिल होता तो मुस्कान की मजबूरी का यूँ फ़ायदा न उठाता। मैं अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते धीरे धीरे उसके पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस समय इस चेक की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं, और यह चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप तक पहुँच जाएगा। और प्लीज़ अब मुझे बोर मत करो, कब से मुझे इन पलों का इंतज़ार था। यह कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वह पूरे रास्ते मेरे हाथ जोड़ती रही, मुझे मिन्नतें करती रही कि मुझसे बस कुछ ही घंटे मांग रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दो। लेकिन मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद उसकी बेबसी और बहते आंसू देखकर ही बुझनी थी, इसलिए मैं बस गाड़ी चलाता रहा, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं
एक बहुत ही अमीर और अयाश टाइप का 30 साल का नौजवान था। इतने तो शायद किसी ने कपड़े नहीं बदले होंगे जितने मैंने लड़कियों को खरीद कर किसी फालतू चीज़ की तरह फेंक दिया था। दौलत के रेल पेल थी, किसी चीज़ को कोई कमी नहीं थी। मैंने शादी भी अभी तक इसलिए नहीं की थी कि मुझे किसी औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई ऐसी मिली ही नहीं कि कुछ रातों के संगत के बाद भी मेरे दिल का भी जीत ले। मैं मुस्कान को उसकी कलाई से खींचता हुआ अपने फ्लैट पर ले आया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर मैं उसे घसीटता हुआ अंदर कमरे तक ले आया और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वह आंसू बहाती रही। मैंने कहा, 20 लाख दिए हैं ना, नहीं मरेगा तुम्हारा वह बाप और मेरा बूढ़ा बाप, इसलिए यह रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकाल कर उसे वही गाउन दिया जो कुछ दिन पहले मैंने उसे दिया था। बदले में उस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर गाउन दे मारा और मेरे मुंह पे थप्पड़ मार कर मुझे अपनी शराफत की बात करके चली गई थी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों की खातिर इज्जत बेच देती हूँ। और आज मैंने उसी मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था, सिर्फ 20 लाख के बदले। वह उस समय मेरी खरीदी गुलाम बन चुकी थी। जब तक कि मेरा दिल भरता मैं उसका इस्तेमाल करता, और जब मेरा दिल उससे भर जाता मैं उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल सकता था। हालांकि कुछ दिन पहले भी मैंने उसे 20 लाख का ही चेक दिया था, और वजह उसका बेपनाह हुस्न जिसने मेरे होश हवास उड़ा के रख दिए थे। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उस रात उसे ज़बरदस्ती अगवा करके अपने दिल में लगी आग को शांत कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे उस बेबस और मजबूर लड़की की बेबसी को देखना था। मैं चाहता था कि वह खुद मेरे पास रोते हुए, मदद मांगती हुई यहाँ आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए, गिड़गिड़ाए, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलता। फिर ऐसा ही हुआ। वह आज मेरे सामने उसी गाउन में मौजूद थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। नेट का खूबसूरत सा गाउन उसके बदन को खूबसूरती को झलकाकर बाहर ला रहा था। वह अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी और उसकी यह हरकत देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं है खुद को मुझसे छुपाने का। अब तुम मेरी बन चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे कहने पर वह तड़प उठी, कहने लगी, नफरत है मुझे तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए लड़कों से। तुमने सिर्फ मेरा शरीर पाया, लेकिन मेरे दिल तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत भरी है। मैं अपने बाप की जान बचाने के खातिर खुद को तुम्हारे हाथों बेच चुका हूँ। या यूँ कहो कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बाप के खातिर दाव पर लगा दी है। उसकी इतनी नफरत भरी बात सुनकर मेरे शरीर में आग सी दौड़ गई थी। मैंने कसकर उसे अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ लिया, इतनी ज़ोर से कि उसकी सिसकी निकल गई थी। मैंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे चाहे जितनी भी नफरत करो, लेकिन कुछ दिन या फिर यूँ कहो कुछ महीने तो मैं तुमसे खूब ढेर सारा प्यार करूँगा और अपने 20 लाख की कीमत वसूल करूँगा। उसके बाद तुम मुझसे आज़ाद हो। यह कहकर मैंने उसके खूबसूरत से बदन को चूम लिया था। उसके बाद मैं वह सब कुछ पा लिया जिसकी मुझे जिद थी। मुस्कान मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक छोटी सी वर्कर थी जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवा कर उनके कमरे में बाहर निकल गया। तभी अचानक मेरी नज़र मुस्कान पर पड़ी तो उसके होश उड़ते हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। ब्लैक कुर्ता, उस पर पिंक कलर का बड़ा सा दुपट्टा शोल्डर पर फैलाए वह चुपचाप से कंप्यूटर के स्क्रीन पर नज़र जमाए तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरी नज़र अचानक उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसके हुस्न को देखकर नज़रें पलटना ही भूल गया था। शायद मेरी नज़रों की तपिश का असर था कि मुस्कान उलझन का शिकार हुई थी। औरतें खुद पर उठने वाले हर नज़र को पहचान जाती हैं और वह सिक्स सेंस तो उनसे नेचुरल होता है। शायद इसीलिए मुस्कान ने मुझे बड़ी नापसंदीदा नज़रों से घूरा था। मेरी मुस्कुराहट और भी गहरी हुई थी कि मैं पापा के ऑफिस में आया था, लेकिन मुस्कान की खूबसूरत ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वापस पापा के केबिन में जाऊं। मैंने उनसे मुस्कान के बारे में पूछा तो वह कहने लगे वह कुछ ही महीने पहले हमारे ऑफिस में काम कर रही थी।
है, बहुत ही अच्छी है और मेहनती लड़की है। मैंने कहा मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है। अगर आप मुस्कान से कहें कि वह मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या एतराज़ हो सकता था, और वैसे भी पापा मेरी किसी भी बात को टाल नहीं सकते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही बात से प्रॉब्लम रहती थी कि मैं ज़िंदगी में मैच्योर कब होऊंगा। आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर भी पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी चाहती थी कि अब मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से सॉफ्ट फ्लैट्स ले रखा था। ज़्यादातर मैं अपने इसी फ्लैट में रहता और लड़कियों को भी वहीं ले जाता था। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। यूँ मुस्कान को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया। मैंने सबसे पहले काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वह खुश हो गई थी, लेकिन अब तक उसे मेरे इरादों की खबर तो तक नहीं थी। उसे काम करते हुए कुछ हफ्ते गुजर गए थे। मैं उसे किसी भी काम के लिए कहता तो वह चुपचाप वह काम कर देती थी। मेरे किसी भी बात को ना नहीं करती थी, लेकिन उसने पहली बार मेरे काम के लिए ना कहा। जब मैं उससे कहा मेरे ऑफिस में काम करने की ज़रूर रूल कुछ अलग हैं। मुझे कम काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए, इसीलिए अगर तुम यह जो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़कर रखती हो इसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करो तो अच्छा होगा, और उसके लिए मैं तुम्हें तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा, मैं जो कपड़े पहनती हूँ उनमें खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती तब भी उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे यह सब करना मंजूर नहीं है। उसके इनकार में मेरे अंदर तो आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं यह तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर के ख़राब हालात की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुददारी के लेवल के तौर पर चुप बड़ा सा दुपट्टा लपेट कर रखती हैं, अपना हुस्न छुपा कर। हम जैसे अयाश लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का यह उनका एक पुराना हथकंडा है। इस टाइप की लड़कियों अपने हुस्न को छुपाकर इसकी कीमत बढ़ाती हैं, और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले ही दिन मुस्कान से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसे यह किया कि क्या वह ऑफिस के टाइमिंग में वापस आ जाएगी, क्योंकि वह ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। मैंने कहा हाँ, तुम ऑफिस टाइमिंग में ही लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वह मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया। मेरे कुछ क्लाइंट वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वे चले गए। मैं मुस्कान को बहाने से उससे होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वह गुस्सा से लाल हो गई थी। मैंने 20 लाख का चेक और बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया था, और वह यह भी कहा कि जब तक चाहूँ तब तक यूज कर सकता हूँ, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वह अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहोगी, और 20 लाख की रकम भी कम न थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने यह चेक और वह ड्रेस मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, मैं एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की हूँ। वह मुझ पर एक नफ़रत भरी नज़र डालती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी थी। यह बात मेरे उसे अयास आदमी से कहाँ बर्दाश्त होती। इसीलिए इस सबसे पहले मैंने अपने पापा से मुस्कान की पूरी डिटेल्स ली और कहा कि वह मुस्कान को अपने ऑफिस से में नौकरी पर ना रखें। मेरे पापा ने वजह पूछी, लेकिन मैंने बस कहकर वह लड़की ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मानकर मुस्कान को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने उसके पापा का एक्सीडेंट करवा दिया, उसे ज़िंदगी और मौत तक पहुंचा दिया, और अब जब वह मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया, मिस मुस्कान, अगर आप चाहती हैं कि आपकी कुछ मदद करूं तो अपनी शराफत और वह ख़ानदानी इज्जत को मेरे ऑफिस से बाहर रख कर आएँ। यह कहने लगी, मुझे तुम्हारे शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, कैसी शर्त? उसने कहा, तुम चाहे मुझे एक रात के लिए इस्तेमाल करो या फिर 4 रातों के लिए, जब तक तुम्हारा मन करे तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो।
लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बिना शादी के तुम मुझे नहीं छुओगे। बेशक तुम मुझे चाहे एक रात के बाद तलाक दे देना, लेकिन मैं बिना शादी के तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। और फिर उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर भी थी। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था। उसकी बात पर मैं जोर से हंसा और एक वकील को अपने कमरे में बुला लिया। खैर, यह शादी मुस्कान के लिए शादी होगी, लेकिन मेरे लिए यह कोई भी अहमियत नहीं रखती थी। वह मेरे लिए तो सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने की अय्याशी का सामान थी। आज वह लड़की मेरी बाहों में थी, मेरे ही फ्लैट के कमरे में, मेरे बेड पर। अब बेबसी से आंसू बहा रही थी। उसकी जकड़ अकड़न में मैंने कुछ दिन मैं तोड़ कर रख दी थी। मेरे अंदर का हैवान परस्त इंसान एक कमजोर सी लड़की ने अपनी बात मनवा कर बहुत ही शांत हो चुका था। मुस्कान का बाप तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ चुका था। वह अगले दिन अस्पताल पहुंची तो बाप के मुर्दा शरीर को देखकर रोने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुस्कान का उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था। कुछ दिन वह अपने बाप का मातम मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर ना जाने क्यों उस लड़की की तलब अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं उसे पत्नी बनाकर रखना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसके हुस्न का भूत मेरे सर से अभी उतरा नहीं था। इसलिए उसे उसके घर से वापस फ्लैट पर ले आया। इस बार उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से भी ज्यादा नफरत थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी की बात का परवाह थी। मुझे लगा बस कुछ दिन उसका खुमार है, जैसे ही मुस्कान के हुस्न का खुमार मेरे सर से उतरेगा, मैं मुस्कान के मुंह पर तलाकनामा मारकर उसे चलता कर दूंगा। लेकिन वह तो किसी नशे की तरह मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार वह मुझे पहले से ज्यादा हसीन लगती थी, इतनी कि मैं कई कई घंटे तक उसे देखता रहता था। हालांकि मुझे आज तक मुस्कान से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही जज्बा था, और वह था नफरत का। जितना मैं उसकी संगत में रहता, उतना ही वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे लुभाने लगा था। एक बार वह बहुत बीमार हो गई थी और तब मेरी जान पर ही बन आई थी। उसे बुखार के में तपते देख कर मेरा दिल तड़प उठा था। उस समय मुझ पर यह खुलासा हुआ कि मैं तो मुस्कान से मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिन में वह ठीक हो गई थी। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब वह भी मेरी पत्नी थी। एक बार उसने मुझसे खुद ही पूछ लिया, तुम मुझे तलाक कब दोगे? क्योंकि यह तो मैं उसे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या फिर कुछ महीने ही रहूंगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैंने चाहा था कि वह यूं ही मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे, और मैंने अपना यह इरादा उसे बता दिया। मेरी बात सुनकर उसे नफरत से मुझे देखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी। मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। तुमने तो खुद कहा था कि मैं छोड़ दोगे। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने कहा, मुस्कान, यह मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। पता नहीं कब तुमसे दिल लगी करते करते तुमसे दिल लगा बैठा मैं। इसलिए अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज मुस्कान, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम भी मेरी मोहब्बत का स्वीकार कर लो। तुम जैसा यह तुम जैसा यहाँ रह रही हो वैसे ही रहो। लेकिन वह मुझे से लड़ने लगी थी, कहने लगी थी, मुझे छोड़ दो। उसकी हालत दीवानों जैसे होने लगी थी। वह मेरे पैरों पर गिरकर बुरी तरह से हाथ जोड़कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने बहुत चाहा कि उसे समझाऊं, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। मजबूर मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझे यह बात मत कहना। तुम यूं ही मेरे साथ पूरी जिंदगी रहोगी, समझी? मैं यह कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। मुस्कान पर जो पागलपन का दौरा पड़ा था, उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा था। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने मुस्कान पर हाथ कैसे उठा दिया। उसमें टेंशन में कार भी बहुत तेज चला रहा था, और इसका नतीजा यह हुआ कि सामने आने वाली गाड़ी से अचानक मेरी टक्कर हो गई। मेरी गाड़ी पलटी खाकर लुढ़क गई थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पापा के साथ मुस्कान भी वहां मौजूद थी। उसे समय मैंने अपने पापा के सामने मुस्कान को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा यह सुनकर मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालत में पहुंच गया था, मुझे कुछ कह नहीं सकते थे। मेरी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी थी।
डॉक्टर ने मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। डॉक्टर ओ का कहना था कि कुछ महीनों तक तुम अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते हो। 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहने बाद अपने माँ-बाप के घर के बजाय मैं मुस्कान के साथ फ्लैट में चला गया। वह मेरा ख्याल रख रही थी। उसका रवैया भी बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवा देने के बाद वह मेरे कमरे से बाहर निकल जाती थी। फिर मेरी पूरी रात वह कमरे में नहीं आती थी। मैं उस समय उस कदर मोहताज हो चुका था कि खुद से बेड से उठ भी नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला रहता था। वह सामने वाले कमरे में थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। रात की खामोशी में मुझे सामने काले कमरे में सिसकियाँ की आवाज़ आ रही थी। उस समय मेरा मेरा जी बेहद घबराने लगा था। शायद यह मेरा वहम है, लेकिन यह वहम नहीं था, क्योंकि अब मुझे रोज़ ऐसी अजीबो-गरीब आवाज़ आने लगी थी, जो मेरे लिए बहुत ही दर्द का कारण बनती थी। मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में मुस्कान ही मुझे फाइल साइन कराने के लिए देती थी। मेरे ऑफिस के मैनेजर रोज आता था, जो भी जरूरी काम होता था मैं उससे घर पर ही डिस्कस करता था, और फिर वह चला जाता था। वह काफी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था, अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही मेरी पत्नी के कमरे से बाहर निकलेगा। मैंने कहा, तुम? वह कहने लगा, हाँ मैं। आज वह मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देख रहा था। मुस्कान भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइल मेरे सामने रख दी और कहने लगी, तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है, और अगर तुमने मुझसे तलाक दी तो मैं तुम्हें जान से मारने में भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं उसे देख रहा था कि मैंने कहा, मुस्कान, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मुझे तुम्हारा शराफत पर विश्वास था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में यह नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ नाजायज रिश्ता बनाओगे, क्योंकि नाजायज रिश्ता तो मैं भी तुमसे बनाना चाहता था और बदले में तुम्हें लाखों देना चाहता था, लेकिन तुमने अपनी शराफत को अपनी इज्जत की अहमियत दी थी। तो फिर आज क्यों गैर मर्द के साथ? मुझे अपनी जायदाद के छीन का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तुमसे जुदा होकर भी मैं मर ही जाऊंगा। उससे अच्छा है कि तुम्हारे नाम के साथ ही इस दुनिया के से चला जाऊं। मैंने जमीन पर गिरी पिस्टल हाथ में ली और कांपते हाथों से मुस्कान को थमा दी। मुस्कान के पिस्टल हाथ में ले ली थी, लेकिन अगले ही पल वह रोने लगी थी। वह मैनेजर कहने लगा, मुस्कान मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ किसी ने मुझे झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया था, लेकिन जब वहाँ से छूटकर वापस आया तो मुस्कान ने मुझे सारी कहानी सुनाई और मुझे बहुत दुख हुआ था। तुमने मेरे बाप के साथ जो भी किया, मैंने और मुस्कान ने उसका बदला लिया है। इसीलिए मैं तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारे एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद तुम्हें तकलीफ देने के लिए ड्रामा रचाया। यह सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया। मैंने मुस्कान से अपने हर गलत रवैये की माफी मांग ली थी। औरत की सहनशीलता मर्द से कहीं ज्यादा होती है। उसने मुझे माफ कर दिया था। मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, वह मेरे घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। मुस्कान का मोहब्बत भरा स्पर्श पाकर आज पहली बार मेरे अंदर सुकून उतर आया।